फाइनेंशियल ईयर 24-25 ज़्यादा टाइम नहीं है अब, और उसके लिए हमें अभी से तैयारी करके रखनी है। कुछ ऐसे टास्क, मोर देन 15 टास्क मैं आपको आज बताने जा रही हूँ जो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर करके रखने हैं और तैयारी करके रखनी है। चलिए बढ़ते हैं। उसमें से कुछ टास्क जीएसटी रिलेटेड है और कुछ टास्क इनकम टैक्स रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि सभी आपको एप्लीकेबल हो, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें ताकि आपको जो एप्लीकेबल है उस इम्पॉर्टेंट अपडेट को आप जान सके और उसके लिए प्रिपेयर कर सके बिफोर दिस ईयर एंड्स और फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो कुछ 7 ऐसे टास्क है जो जीएसटी रिलेटेड है, जो हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अभी से देखने हैं। और उसमें से सबसे पहला ये है कि आपको नया इनवॉइस सीरीज जनरेट करना होगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो हम इनवॉइस की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब इनवॉइस की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं मतलब क्या, एक तो आपका इनवॉइस नंबर यूनिक होना चाहिए। साथ में यूनिक बनाने के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, सीरीज आप वही रखेंगे लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दीजिए, उसको 2024-25 कर दीजिए। इनवॉइस नंबर के आगे भी लिख सकते हैं या तो फिर पीछे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। कोई भी सीक्वेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 01 या सिंगल 1, डबल 1, ऐसे कोई भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। और अगर आप मैन्युअली बिल बनाते हैं तो आपको बिल बुक प्रिंट करवानी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको अभी से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को जब से आप बिल इश्यू करना स्टार्ट करेंगे उसके पहले ये प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पास है, वो है ई इनवॉइसिंग। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है। सो अब तक अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं था, लेकिन 2023-24 में 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो आपको अब 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। इसलिए आपको देखना है कि आप कैसे ई इनवॉइसिंग करेंगे। उसके लिए सॉफ्टवेयर में, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, डायरेक्टली ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपका ई इनवॉइस वहां से ऑटो जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं और अपने आप से करना चाहते हैं तो आप ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर ले यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हेल्प में टूल्स में आपको बल्क जनरेशन टूल्स की एक फैसिलिटी मिलती है जहां से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो 1 अप्रैल 2024 से आपको एप्लीकेबल होगा अगर इस साल में आपकी 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड की है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टास्क क्या है अभी आपके लिए, जो 1 अप्रैल 2024 के लिए आपको प्रिपेयर करके रखना है। LUT, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप अपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में अगर आप IGST नहीं पे करते हैं तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब LUT सबमिट करनी होती है। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसकी लास्ट डेट इज 31 मार्च 2024, तो ज्यादा टाइम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे LUT फाइल किया जाता है। तो उसके लिए GST पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन मिलता है, वहां पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको देखना है यहाँ पे आप कौन से साल के लिए LUT अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने कोई LUT मैन्युअली अप्लाई किया था पहले और सबमिट किया तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। साइज वगैरह आप जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। और फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आपको ये 3 बॉक्सेस चेक करने हैं। आप जरूर इसे रीड कीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने जो बताया है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर विटनेसेस की डिटेल देनी है, 2 विटनेस की डिटेल है, रेड मार्क में जो है वो मैंडेटरी टैब से, तो वहां पे डिटेल जरूर फिल कीजिए। और फिर आप यहाँ पे आपके ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके प्लेस डाल के आप आगे EVC या DSC से साइन करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है LUT एप्लीकेशन, जो याद रखिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपको 31 मार्च 2024 से पहले इसको फाइल करना है। चलिए नेक्स्ट टास्क अपने पास है, वो है कंपोजिशन स्कीम। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और आप GST के रेगुलर फाइलिंग की झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है और ज्यादा रिटर्न फाइलिंग की और टैक्स पेमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ITC वगैरह क्लेम नहीं करना होता है। इनवॉइसिंग में GST लगा के देना है,
फिर कलेक्ट करना है, ऐसी कोई झंझट उसमें नहीं होती है। सो अगर टर्नओवर ज्यादा नहीं है और आप कंफर्टेबल है कंपोजिशन स्कीम से तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस आपको जरूर चेक करनी है क्या होगी। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो उसके लिए लास्ट डेट विल बी 31 मार्च 2024। तो जरूर चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है कंपोजिशन स्कीम में, तो उसको देखते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है। आपको सर्विसेज के टैब में रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन मिल जाता है और फिर यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे बताए हुए हैं विद HSN कोड जो लोग कंपोजिशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे कंफर्मेशन देना है कि नहीं आप इन चीजों को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ओके, ये कंफर्मेशन यहाँ पे देना है आपको और फिर नेक्स्ट आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं इन तीनों में से। समझो आप मैन्युफैक्चरर है अदर देन जो आपको ऊपर बताया हुआ है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंपोजिशन डिक्लेरेशन देना है, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके प्लेस एंटर करके आपको सेव करके सबमिट विद DSC या फिर EVC करके सबमिट करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर 31 मार्च 2024। कंपोजिशन लेवी के लिए क्या क्या कंडीशन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के लिए आपके लिए अपलोड कर दूंगी मेरी चैनल पे। उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें और अपने आप को अपडेटेड रख सकें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टास्क जो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर करके रखना है वो है आपका ITC 03। अगर आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करते हैं तो विद इन 60 डेज आपको ITC 03 फॉर्म फाइल करना होता है, वो पोर्टल पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने के बाद का ये टास्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट टास्क अपने पास है ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम। अगर आप मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं अपने GSTR 1 और 3B को, लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली इसको फाइल कर सके, तो अगर आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो आप QRMP स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे उसको सिलेक्ट करना है। आप अपने GST पोर्टल पे लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आपके पास रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस दिया जाता है जो आपका मंथली है और आपको अगर क्वार्टरली करना है तो आप उसको चेंज पे क्लिक कीजिए और फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है कौन से साल के लिए आप चेंज करना चाहते हैं, तो 24-25 के लिए उसको सर्च कीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्वार्टरली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का पीरियोडिसिटी सिलेक्ट कर सकते हैं टिल 30 अप्रैल 2024। ये अवेलेबल है आपके लिए 1 फरवरी 24 से 30 अप्रैल 2024 तक। आप इसको इस पीरियड के बीच में कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो आप जरूर देखिए। अगर आप QRMP में भी है और आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस से आप उसको मंथली भी कर सकते हैं। समझो आप क्वार्टरली है और आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो आप मंथली करेंगे। एक बार आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर्स का भी क्वार्टरली ही फाइलिंग होगा, लेकिन आप मंथली में जाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस में आके चेंज करना है उसको, राइट। आपके लिए पीरियोडिसिटी कितने टाइम में आप चेंज कर सकते हैं वो डिटेल्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क के लिए। रिकंसिलिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क अपना GST में। रिकंसिलिएशन 31 मार्च 2024 से पहले सारे रिकंसिलिएशन कर लीजिए। कौन से रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 1 विथ बुक्स और 3B, रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 2A 2B विथ GSTR 3B एंड बुक्स। ये रिकंसिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको 31 मार्च से पहले रिको कर लेनी चाहिए। 31 मार्च से पहले नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल के बिगिनिंग में बिफोर फाइलिंग योर GST रिटर्न्स अगर आप कर लेते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि सारे मिस्टेक्स आपको अभी पता चल जाएंगे और जो भी करेक्शंस अमेंडमेंट्स आपको करने हैं वो इसी साल के मार्च के रिटर्न में चले जाएंगे, ताकि ये सारे करेक्शंस अमेंडमेंट्स नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स में आपको नहीं डालना पड़े। अदरवाइज क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में बहुत ही मैसअप हो जाता है, 2-3 साल के डेटा उसमें आ जाते हैं और फिर चीज़ें बहुत मैस हो जाती हैं। उससे अच्छा आप अभी, और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि अब चाहे तो अभी उसको रिको कर ले और सारे डेटा को जो भी अमेंडमेंट्स करेक्शंस है वो इसी साल के रिटर्न में कर ले। ठीक है, ये थे 7 इंपॉर्टेंट टास्क GST रिलेटेड जो आपको इसी साल में कर लेने चाहिए एज अ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25। जरूरी नहीं कि आपको सारे टास्क एप्लीकेबल हो, लेकिन आपको जो एप्लीकेबल है, आप अगर टैक्स प्रैक्टिशनर है, अकाउंटेंट है और आपके क्लाइंट्स है तो उनको भी आप चेक कर लीजिए कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा एप्लीकेबल है और अकॉर्डिंग स्टेप्स ले लीजिए बिफोर 31 मार्च, ताकि आपको फ्यूचर में और आपके क्लाइंट को फ्यूचर में कोई कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ना करना पड़े।
ठीक है, अब और इम्पॉर्टेंट टास्क है कुछ इनकम टैक्स की, जो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए प्रिपेयर करके रखना है या फिर उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है ताकि ऑन टाइम उसके लिए एक्शन ले सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ITR-U। फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आप ITR-U अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है। जैसे कि आपको पता है कि असेसमेंट ईयर एंड होने के विद इन 2 ईयर्स आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी उस साल के लिए ITR फाइल कर दिया है लेकिन आपको कुछ करेक्शन करना है जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया था उस साल का लेकिन आपको लगता है कि नहीं फाइल करना बनता है क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है, उसके बाद आप ITR-U भी इस साल का फाइल नहीं कर पाओगे। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर आप ITR-U फाइल अभी कर लेते हैं तो आपको जो एडिशनल टैक्स आएगा वो सिर्फ 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आएगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ITR-U फाइल करते हैं तो उसमें आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ITR-U पे मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, ये है मेरी चैनल, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस में अगर आप चेक करेंगे तो ITR-U पे आपको मिल जाएगी। मैंने अभी कल ही इसको अपलोड किया है आपके लिए। आप कैसे ITR-U फाइल करेंगे वो चेक कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना ITR-U फाइल कर सकते हैं अपने आप से। ओके, तो ये जरूर कीजिएगा चेक। प्लस आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो आपको ITR-U का प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कौन ITR-U फाइल कर सकते हैं, कौन नहीं फाइल कर सकते हैं, आप कब तक फाइल कर सकते हैं, कितनी एडिशनल फीस आपको लगेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। सेक्शन 43BH जो आपको सबको पता है, आपके अगर कोई सप्लायर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है तो आपको उनको 31 मार्च 2024 से पहले पेमेंट कर देना है, अदरवाइज आपको इसकी कोई डिडक्शन इस साल में नहीं मिलेगी। जब आप नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे तभी आप डिडक्शन ले पाओगे, मतलब वो अलाउंस, उस एक्सपेंस का अलाउंस ले पाओगे। 43BH पे भी आपको मेरी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। वीडियोस में आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स ऑन परचेज MSME स्कीम पे मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, आप जरूर इसे देखिए ताकि डिटेल में आपको पता चलेगा। आपको अभी से आप चेक करना है कि आपके क्रेडिटर्स ऐसे कोई है जिसका पेमेंट पेंडिंग है तो आप उसको 31 मार्च 2024 से पहले पे कर दीजिए। वो 45 डेज वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, और तो ही आपको उस परचेज का अलाउंस यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज वो परचेज आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। बहुत से लोगों ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है क्योंकि उनका मानना ये था कि इसकी डेट तो एक्सटेंड होगी, 1 अप्रैल 2025 तक इसको डेफर किया जाएगा, लेकिन जी नहीं, गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर इशू नहीं किया, कोई प्रेस रिलीज ऐसी इशू नहीं हुई है, इसलिए आपके लिए अभी एप्लीकेबल 31 मार्च 2024 से पहले पेमेंट कर दीजिए आपके ऐसे क्रेडिटर्स को जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क आपके लिए है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जैसे कि हमें पता है कि 15 मार्च से पहले पे करना होता है 100% एडवांस टैक्स, राइट। लेकिन आप अगर नहीं पे कर पाए हैं तो फिर भी आप उसको 31 मार्च के पहले एटलीस्ट पे कर दीजिए, वो भी आपका एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। आपके इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट बिफोर 31 मार्च 2024। फॉर दिस ईयर अगर आपको टैक्स सेव करना है तो उसकी प्लानिंग आपको 31 मार्च 2024 से पहले ही करनी होती है। जो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स है वो भी आपको अभी के अभी 31 मार्च 2024 से पहले करने हैं। जैसे कि आपको ATC में बहुत से डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह का आपको डिडक्शन मिल जाता है। हाउसिंग लोन अगर पे करते हैं तो उसकी प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन आपको ATC में मिल जाती है। ATC की बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे मैंने उसके लिए एक रील भी बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस वीडियो भी है मेरी चैनल पे। आप देख सकते हैं कि कौन से डिडक्शंस आपको इसके लिए अवेलेबल है, और उसकी वीडियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरी चैनल पे। ये रहा पे जीरो और लेस इनकम टैक्स। ठीक है, आप इसको चेक कीजिए, उसमें सारे डिडक्शन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, साथ में ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप कंपेयर कर पाओगे और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा रिजीम इसमें से सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये याद रखिए, टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है वो 31 मार्च 2024 से पहले कीजिए ताकि आप इसी साल में आपका टैक्स सेव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो है आपको सिलेक्ट करना है या आपको डिसाइड करना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है कि न्यू टैक्स रिजीम में।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न इस साल का 31 जुलाई मतलब ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर देना होगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद में बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैंडेटरीली आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, सो ये जान लीजिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 31 जुलाई से पहले ही रिटर्न फाइल करना है। आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए ये आप माइंड में रखिए कि जिसको ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है 31 जुलाई से पहले फाइल कीजिए। और ये डिसाइड करने के लिए आपको टैक्स प्लानिंग करनी होगी। आपको चेक करना होगा कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स है, आपका कितना टैक्स बन रहा है दोनों रिजीम में और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। अगर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपकी टैक्स सेव हो रही है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आप जरूर उसको इन्वेस्ट कीजिए। और इसके लिए आपको 31 मार्च 2024 से पहले ही पता होना चाहिए कि आप कौन सा रिजीम सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आपका टास्क है मैचिंग टर्नओवर ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। आप चेक कीजिए कि आपके बुक्स में और जीएसटी में जो जीएसटी रिटर्न्स आपने फाइल किए हैं उसमें आपका टर्नओवर मैच हो रहा है कि नहीं। वो रिको वाला ही पॉइंट है जो मैंने जीएसटी में आपको बताया था कि आपको रिको करना है, मतलब बुक्स के साथ आपका जितना टर्नओवर बन रहा है क्या वो जीएसटी रिटर्न्स में आपके टर्नओवर शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर मिसमैच है तो उसको अभी करेक्ट कर लीजिए इन द मार्च का 3B रिटर्न और जीएसटीआर 100 जो आप अप्रैल में फाइल करने वाले हैं। नेक्स्ट टास्क है अपना टीडीएस रिटर्न्स। अगर आप किसी का टीडीएस करते हैं, टैक्स डिडक्ट करते हैं, आप टीडीएस डिडक्टर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिडक्टी का पैन वेरीफाई कर लें। सबसे पहले पैन वेरीफाई कीजिए। पैन कैसे वेरीफाई करते हैं उसके लिए आपको ट्रेसिस पे, अगर आप ट्रेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपको किसी का भी पैन वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। उससे आप अपने डिडक्टी का पैन वेरीफाई कीजिए और चेक कीजिए कि उसका पैन आधार से लिंक्ड है कि नहीं। अगर उसका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन इनऑपरेटिव शो करेगा। और अगर पैन इनऑपरेटिव है तो ध्यान रखिए कि आपको उसका 20% टीडीएस डिडक्ट करना है। 1%, 2%, 10% उसकी पेमेंट पे जितना भी एप्लीकेबल हो वो छोड़ दो, लेकिन पैन इनऑपरेटिव है तो 20% याद रखिए। 20% अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है तो आपको ट्रेसिस से नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको 20% उसका टीडीएस तो कीजिए, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन टीडीएस करने से पहले आप जरूर से जरूर उसका पैन वेरीफाई कीजिए। और अगर आप आपके क्लाइंट के लिए भी चेक कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट का पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है। अगर उनका पैन ऑपरेटिव नहीं है तो उनके डिडक्टर ने उनका 20% टीडीएस कर दिया होगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप आपके क्लाइंट के लिए या आपके लिए भी रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे अगर पैन इनऑपरेटिव है। तो बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपको उसको ऑपरेटिव करवाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है पैन इनऑपरेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये वीडियो आप जरूर चेक कीजिए मेरे चैनल पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके क्लाइंट के लिए भी। अगर आप डिडक्टी है, मतलब आपका कोई टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उनसे फॉर्म 16 या 16A लेना ना भूले टाइम पे, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपके 26A में और AIs में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो सब जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न अभी अवेलेबल है कि नहीं पोर्टल पे। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तो अवेलेबल नहीं हुए हैं, लेकिन अप्रैल के एंड तक ये अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इनकम टैक्स साइट। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स में असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ITR 1 का स्कीमा आपको दिख रहा है। स्कीमा मतलब क्या, ये डिपार्टमेंट रेडी है आपके ITR फॉर्म के साथ में, थोड़े ही टाइम में इसको ये अपलोड कर देगी या लॉन्च कर देगी, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अप्रैल एंड तक मोस्टली मिल जाना चाहिए आपको ITR 1। और फिर मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। इसके बाद जनरली ITR 4 आता है, उसके बाद ITR 2 आता है और बाद में लास्ट में ITR 3 होता है जो मई के एंड तक आपको अवेलेबल किया जाता है। फॉर्म्स तो अवेलेबल हो जाएंगे ITR 1 जैसे कि अप्रैल के एंड में ही अवेलेबल हो जाएगी क्या, लेकिन आप अप्रैल में फाइल करोगे? बिल्कुल नहीं, आपको अप्रैल में फाइल नहीं करना है, क्योंकि आपके डिडक्टर ने जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो तो अपना रिटर्न फाइल करेंगे 31 मई को, राइट। जब वो मई को रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद आपको 15 जून को वो फॉर्म 16 या 16A प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपका ये टीडीएस आपके 26As और AIS में रिफ्लेक्ट होगा। जब तक टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं होता 26As और AIS में, आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो आपके 26As में शो हो, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो 15 जून तक वेट कर लीजिए, उसके बाद रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आपके लिए फॉर्म्स अवेलेबल है लेकिन फिर भी वेट कर लीजिए।
15 जून तक। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 महीना मिलता है जिसमें आपको आपके भी रिटर्न्स फाइल करनी है, आपके क्लाइंट से की भी रिटर्न्स फाइल करनी है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। आपका पूरा फाइनेंशियल्स बना के रख लीजिए, आपकी फाइनलाइजेशन करके रख दीजिए, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को बाकी रखिए। जैसे ही फॉर्म्स अवेलेबल हो आप फाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप फाइलिंग की भी प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ट्रस्ट के लिए। अगर आपके कोई क्लाइंट ट्रस्ट है, ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है या फिर आप खुद हैं, तो आपके लिए लास्ट ईयर में फॉर्म 10B और 10BB एप्लीकेबल था। मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आपको एप्लीकेबल था। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी पोस्ट किया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से रीड कर सकते हैं कि किसके लिए 10B एप्लीकेबल था और किसके लिए 10BB एप्लीकेबल था। जो 31 अक्टूबर 2023 से पहले उनको फाइल करना था, लेकिन लोगों ने बहुत मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। जिनको 10B एप्लीकेबल था उन्होंने 10BB कर दिया है, और जिनको 10BB एप्लीकेबल था उन्होंने 10B फाइल कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट ने आपको फिर से एक मौका दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट फॉर्म फाइल करके बिफोर 31 मार्च 2024। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपकी कोई क्लाइंट ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फिर नेक्स्ट और लास्ट है टैक्स प्लानिंग ऑन शेयर्स हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये एक टैक्स प्लानिंग का टिप है आपके लिए। अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं और आपने कुछ ऐसे शेयर्स लिए रखे थे जो 12 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब आपने उन शेयर्स को होल्ड किया है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो वो लॉन्ग टर्म शेयर्स हो जाएंगे आपके, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर आप फ्यूचर में उसको कभी भी बेचेंगे, मतलब 12 मंथ्स के बाद अगर उसको आप सेल करते हैं, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कीजिए आपका पोर्टफोलियो ऐसे कोई शेयर्स है जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख आ रहा है, तो उनको आज सेल कर दीजिए। मतलब क्योंकि आपका कैपिटल गेन 1 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो आप उसको आज सेल कर दीजिए, और अगर आपको चाहिए तो कल वापस बाय कर लीजिए, ताकि उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, जिसको 31 मार्च 2024 से पहले करनी होती है। सो ये इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको 24-25 के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं और उसकी तैयारी रखनी है, जरूर इसे देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ये एप्लीकेबल है। अगर वो भी इसको देखते हैं तो अभी से उसके लिए प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।